हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द आरएक्स ट्यूटर। वेल, अगर आपने इस चैनल पर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा हमने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम बी फार्म 7 सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। एंड उसी वीडियो सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे बियर-लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में। वेल, बियर-लैम्बर्ट्स लॉ को डिस्कस करने से पहले एक टर्म है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। पहले हम इस टर्म को डिस्कस करेंगे, देन हम इस बियर-लैम्बर्ट्स लॉ को डिस्कस करेंगे। सो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। वेल, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी को जो है एप्सिलॉन के सिंबल से रिप्रेजेंट करा जाता है। एंड फर्स्ट पॉइंट की बात करें, इट इज ऑल्सो नोन एज मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी को मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कंसिडर्ड एज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। वेल, ये मोलर एब्जॉर्प्टिविटी जो है एक टाइप का कांस्टेंट होता है एंड हर एक मॉलिक्यूल के लिए इसकी वैल्यू अलग होती है। वेल, इसको अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड इट्स वैल्यू चेंजेस विद अ चेंज इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। वेल, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है हर एक मॉलिक्यूल की, मतलब ये जो है मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती है। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बदलेगा, देन उसकी जो है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक बेंजीन का स्ट्रक्चर लेता हूँ तो इस बेंजीन का जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है उसकी कुछ वैल्यू होगी। एंड वहीं पर अगर मैं इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन ले लेता हूँ, तो इसकी जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू है वो अलग होगी। सो ये इंट्रिंसिक वैल्यू होती है एंड इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कोई चेंज होगा, ठीक है, चेंज इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंजेस द वैल्यू ऑफ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। सो ये कुछ चीज़ें थी। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द वैल्यू ऑफ ई या एप्सिलॉन कैन बी डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ बियर्स लॉ बाय यूजिंग एब्जॉर्बेंस वर्सेस द स्लोप ऑफ एब्जॉर्बेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ। सो ये जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है इसकी वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? इसकी वैल्यू बियर्स लॉ में जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? एक हमें ग्राफ मिलता है एब्जॉर्बेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो उस ग्राफ का जो है हम स्लोप निकालेंगे एंड जिसकी मदद से इस मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। वेल, ये कुछ चीज़ें थी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी से रिलेटेड। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नाउ अब हम मूव करते हैं बियर-लैम्बर्ट्स लॉ को। सो आप पहले तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। नाउ मैं इन चीज़ों को रब करता हूं एंड मूव करते हैं बियर-लैम्बर्ट्स लॉ पर। सो नाउ अब हम बात करते हैं बियर-लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में। सो फर्स्ट पॉइंट की बात करें, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बियर्स लॉ एंड लैम्बर्ट्स लॉ। वेल, बियर-लैम्बर्ट्स लॉ जो है वो कॉम्बिनेशन होता है बियर्स लॉ का एंड लैम्बर्ट्स लॉ का। एंड मैंने यहाँ पर बियर्स लॉ के बारे में कुछ चीज़ें लिख रखी हैं एंड लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में भी चीज़ें लिख रखी हैं। सो वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बियर्स लॉ की। तो बियर्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम जो है यहाँ पर एक यूवी लाइट को प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक सैंपल रखा है। ये यूवी लाइट जो है सैंपल के ऊपर जाती है एंड सैंपल इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है। एंड सैंपल जो है या मॉलिक्यूल जो है वो उतना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस शो करेगा, उतना ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जितना इसकी कॉन्सेंट्रेशन रहेगी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो लाइट जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, कॉन्सेंट्रेशन कम है लाइट कम एब्जॉर्ब होगी। सो बियर्स लॉ क्या कहता है कि जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसका जो अमाउंट एब्जॉर्ब होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पर जो चीज़ हमारी सैंपल की या मॉलिक्यूल की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइट कितनी एब्जॉर्ब होगी। एंड अगर इसकी इक्वेशन की बात करें तो एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन के, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा। एंड अगर हम इसको बात करें सिंबल फॉर्म में तो ए जो कि एब्जॉर्बेंस को रिप्रेजेंट करता है एंड सी जो है कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड ये जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के। सो ये था बियर्स लॉ। एंड मूव करते हैं हम लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में। सो लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ लाइट
एब्जॉर्ब्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ ऑफ द एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल। मतलब जो लाइट हम सैंपल के ऊपर डाल रहे हैं वो लाइट कितना एब्जॉर्ब हो रही है वो डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन की या जो मॉलिक्यूल है उसकी पाथ लेंथ कितनी है। मतलब यहाँ पे मैं इस डायग्राम को रब करके एक और डायग्राम बनाता हूँ। अब जैसा कि हम इस डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे हैं कि मैंने एक बीकर लिया है, ठीक है, पहला बीकर, एंड यहाँ पर एक दूसरा बीकर है। पहले बीकर की जो विड्थ है, जो उसकी हम कह सकते हैं कि ब्रेथ या चौड़ाई है, वो कम है एज कंपेयर टू दूसरा बीकर, ठीक है। तो पहले बीकर के ऊपर जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या यूवी लाइट जाएंगी तो ये भी एब्जॉर्प्शन शो करेगा, बट जब हम इस वाले बीकर के ऊपर लाइट डालेंगे तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा ये पाथ लेंथ होगी उतना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए इसकी चौड़ाई बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर मोलेक्यूल भी तो बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे मैं अगर दो बीकर, इस वाले बीकर को यहाँ उठा के रखता हूँ, ठीक है, एक बीकर हमारा यहाँ पर आ गया, एक बीकर यहाँ आ गया, ठीक है, मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ, तो लगभग ये कह सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है इसमें ऐसे दो बीकर आ सकते हैं। एंड चौड़ाई बढ़ने से, पाथ लेंथ बढ़ने से क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी अल्टीमेटली। तो यहाँ पर लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है कि जितनी ज़्यादा उसकी पाथ लेंथ रहेगी, जितनी ज़्यादा जो भी हमारा क्यूवेट या सैंपल होल्डर या बीकर रहेगा जिसमें सैंपल रखा है, उतना ज़्यादा वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। सो बीयर्स लॉ क्या कहता है कि जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसका कितना अमाउंट एब्जॉर्ब होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पाथ लेंथ ऑफ द एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल। मतलब ये जो सैंपल कंपाउंड है उसकी चौड़ाई कितनी है, कितने हिस्से से वो लाइट पास हो रही है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं चौड़ाई छोटी है, पाथ लेंथ छोटी है, तो कम एब्जॉर्बेंस होगा। यहाँ पाथ लेंथ बढ़ गई तो यहाँ पर जो एब्जॉर्बेंस हो रही है वो ज़्यादा होगी। एंड इसकी इक्वेशन की बात करें तो एब्जॉर्बेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाथ लेंथ के। एंड सिंबल फॉर्म में बात करें तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। बी जो है पाथ लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको ये बियर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ समझ में आया होगा। नाउ हम वापस आते हैं बियर लैम्बर्ट्स लॉ पे। जैसा कि हमने बात करी थी कि जो बियर लैम्बर्ट्स लॉ है वो कॉम्बिनेशन होता है बियर्स लॉ एंड लैम्बर्ट्स लॉ का। एंड बियर्स लॉ हमने यहाँ पर देखा कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी है, एंड यहाँ पर देखें तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो बियर लैम्बर्ट्स लॉ में हमें क्या मिलेगा? ए जो है एब्जॉर्बेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन एंड पाथ लेंथ के। हमने क्या करा? इन दोनों को कंबाइन कर दिया जिसमें ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कॉन्सेंट्रेशन एंड पाथ लेंथ के बराबर। सो दिस इज कॉल्ड बियर लैम्बर्ट्स लॉ। नाउ अब यहाँ पर एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो हमारा सिंबल है, ठीक है, उसको हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना होता है। एंड वो कांस्टेंट कौन सा रहेगा? हमारा एप्सिलॉन या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। एंड जैसा कि अभी हमने बात करी थी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी क्या है? एक टाइप का कांस्टेंट होता है एंड ये मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू होगी। सो हमने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर एक कांस्टेंट लगाया मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का। नाउ बियर लैम्बर्ट्स लॉ जो है हमारा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू में कॉन्सेंट्रेशन इनटू में पाथ लेंथ। सो ये होता है हमारा बियर लैम्बर्ट्स लॉ। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें, जब हम ट्रांसमिटेंस वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पर हमने एक फॉर्मूला देखा था, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू log 10 ब्रैकेट में आई नोड अपॉन आई, ठीक है। सो ये हमने एक फॉर्मूला वहाँ पर डिस्कस करा था। सो यहाँ पर ये एब्जॉर्बेंस इसके बराबर है और ये एब्जॉर्बेंस इसके बराबर है। तो जब A इज इक्वल टू दिस, A इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस वन। सो जो ECB है, ठीक है, या एप्सिलॉन कॉन्सेंट्रेशन और पाथ लेंथ जो है वो इसके बराबर होगी। सो इस वाले फॉर्मूले को भी हम कई जगह पर यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें थी रिलेटेड टू बियर लैम्बर्ट्स लॉ। एंड इसमें जो है हम ये फॉर्मूला कैसे हमें देखने को मिल रहा है एंड किस तरीके से A इज इक्वल टू ECB होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब इस बियर लैम्बर्ट्स लॉ को हम ड्राइव करेंगे। सो आई होप आपको इतनी चीज़ें तो समझ में आई होंगी।
अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या नॉलेज गेन करी है तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को जितने भी नीडी पर्सन हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह, क्लासमेट वगैरह, उन सभी के साथ जरूर शेयर करें। एंड अगर आपके कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।